एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मोस्ट वीवीआई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल भाषा में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाएं, ताकि पूरा कंसेप्ट आप लोग समझ जाएं। और जो भी स्टूडेंट पिछला 2 क्लास किए होंगे, उनको प्रकाश के बारे में और परावर्तन के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग पहले क्लास में प्रकाश के बारे में पढ़े थे पूरा विस्तार से, और दूसरे क्लास में हम लोग परावर्तन के बारे में पूरे विस्तार से पढ़े थे। तो जो भी स्टूडेंट दोनों क्लास किए हैं, उनको न तो प्रकाश में और न ही परावर्तन में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज का जो यह तीसरा क्लास है, इसमें हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने तरह का होता है, यानी दर्पण के बारे में आज हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को भी शुरू से लेकर के अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा, ताकि जिस तरीके से आप लोगों को प्रकाश समझ में आया, परावर्तन समझ में आया, उसी तरीके से आप लोगों को आज दर्पण भी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हैं, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही हमारा लाइव क्लास चले, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो लाइव क्लास का यदि नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से आप लोग लिंक को सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाएं। तो फटाफट से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज हम लोग पहला नंबर चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है, उसे हम लोग देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो पहले क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे। आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले क्लास में हम आपको प्रकाश के बारे में पूरा विस्तार से बताए थे, बेसिक से लेकर के विस्तार तक हम आपको पूरा बता दिए थे प्रकाश के बारे में। उसके बाद जो दूसरा क्लास था, दूसरे क्लास में हम आपको रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के बारे में पढ़ाए थे। दूसरे क्लास में हम आपको परावर्तन के बारे में पूरे विस्तार से बताए थे। और आज का यह जो तीसरा क्लास है, इसमें हम आपको दर्पण के बारे में पढ़ाएंगे, यानी मिरर के बारे में पढ़ाएंगे। दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। तो आज हम लोग दर्पण टॉपिक को ही पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही विस्तार से, क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि हम हर वो पॉइंट को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। एक भी पॉइंट को हम नहीं छोड़ेंगे जिससे कि आपके परीक्षा में नंबर का नुकसान हो जाए। सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा यह जो थर्ड क्लास है, यानी कि तीसरा क्लास है, इसमें हम लोग सबसे पहले आज दर्पण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो दर्पण दर्पण तो आप लोग अपने निजी जिंदगी में डेली उपयोग करते होंगे, क्योंकि डेली आप लोग नहाते हैं। नहा धोकर के आप लोग जब जब आईना के सामने जाते हैं, तो वो जो आईना है वो क्या है? दर्पण ही तो है, समतल दर्पण है। डेली आप लोग आईना के सामने जाते हैं ना, आईना के सामने जा करके अच्छे तरीके से क्रीम पाउडर लगाते हैं, बाल उल बड़ा अच्छे तरीके से झाड़ते हैं। तो जिस दर्पण के सामने आप खड़े होकर के बाल झाड़ते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, वो क्या है? वो तो एक दर्पण ही तो है। दर्पण एक्चुअल होता क्या है? शीशा का एक भाग जो है ना, उसको रंग दीजिए, वो दर्पण हो गया। शीशा का कोई भी एक साइड, चाहे आगे वाला चाहे पीछे वाला, कोई भी एक साइड अगर आप लोग रंग देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? दर्पण हो जाता है। यानी दर्पण का परिभाषा ही होगा वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, या फिर कहीं कहीं पर लिखा होगा कि जिसका एक भाग अवश्य ही रजतित किया गया हो। रजतित मतलब क्या होता है? रंगना ही होता है। यानी कि जिसका भी एक भाग रंगा हुआ हो, यानी रजतित किया गया हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अच्छा, इसमें से जितने सारे भी स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं, सभी को पता है कि जो पिछला रंगा हुआ भाग जो होता है, वह किस चीज से रंगा जाता है? दर्पण में पीछे आप लोग देखते होंगे कि रंगा हुआ भाग होता है, तो वह किस चीज से रंगा जाता है? बताइए तो, उस पदार्थ का नाम क्या होता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उस पदार्थ का नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि जो दर्पण का पिछला हिस्सा होता है वह किस चीज से रंगा होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा हो जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो दर्पण का जो पिछला हिस्सा होता है वो बस सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा होता है, इससे आप लोग जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। और दर्पण का परिभाषा हम आपको क्या बताए कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। अब प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम हम आपको बताए थे, दोनों नियम आपको जरूर याद होगा। ठीक है, तो जो भी प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। लेकिन इसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो या फिर रजतित किया हुआ हो। रजतित मतलब रंगना ही होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो दर्पण होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो वो 3 प्रकार में सबसे पहला आता है समतल दर्पण। ठीक है, सबसे पहला समतल दर्पण, दूसरा आता है गोलीय दर्पण और तीसरा होता है परवलय दर्पण। ध्यान रखिएगा, दर्पण का यह 3 प्रकार है, समतल, गोलीय और परवलय दर्पण। आप लोग ये मत बोल दीजिएगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण में आता है उत्तल और अवतल। यहाँ पर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही है। गोलीय जो दर्पण होता है इसका 2 प्रकार होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जो कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो दर्पण होता है वह 3 तरह का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। तीनों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला आता है क्या, समतल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण जिसको कि अंग्रेजी में प्लेन मिरर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण का परिभाषा होगा कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो। समतल मतलब क्या होता है, मतलब ऊंचा नीचा ना हो, एकदम बराबर हो, इस प्रकार से हो, एकदम बराबर। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है। आप कहिएगा कि परावर्तक सतह क्या होता है सर, तो देखिए दर्पण में एक तरफ तो रंगा हुआ रहता है, दर्पण में जो नीचे वाला हिस्सा होता है वह रंगा हुआ रहता है, तो यह तो परावर्तक सतह नहीं होगा। परावर्तक सतह क्या होगा, जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। तो परावर्तक सतह ऊपर वाला होता है। तो कह रहा है कि जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह सीधा होता है। सीधा कहने का मतलब, अगर वस्तु का आकार इस तरीके का है तो प्रतिबिंब भी इस तरह का बनेगा। ठीक है, यानी वस्तु सीधा होता है। उसके अलावा वर्चुअल इमेज होता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर कहने का मतलब कि अगर समतल दर्पण के सामने अगर कोई 5 मीटर का वस्तु है, जैसे मान लिया जाए कि समतल दर्पण के सामने हम खड़ा हो गए, अगर मान लिया जाए हमारा लंबाई 5 फुट 5 इंच है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समतल दर्पण के सामने हम अगर खड़ा हो गए, मान लिया जाए कि यह समतल दर्पण है। ठीक, इसके सामने यदि हम खड़ा हो जाते हैं, मान लिया जाए कि हमारा लंबाई कितना है, 5 फुट। ठीक है, कितना है, 5 फुट है। हम समतल दर्पण के सामने खड़ा हो गए जिसका लंबाई कितना है, 5 फुट है, 5 फुट। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना फीट का होगा, 5 फुट का ही होगा। ऐसा नहीं है कि हम है 5 फुट का तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 फीट का बन जाएगा, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु 5 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब भी 5 फीट का होगा। अगर वस्तु 15 फीट का है तो उसका प्रतिबिंब भी 15 फीट का होगा, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, पहला तो सीधा बनता है, दूसरा काल्पनिक बनता है और तीसरा वस्तु के बराबर बनता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दर्पण और समतल दर्पण में कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। समतल दर्पण के बारे में बता दिए कि जिसका परावर्तक सतह समतल है उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं, और जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर बनता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब थोड़ा सा इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग समझिए। अभी जो चीज के बारे में हम आपको समझा रहे थे, मान लिया जाए कि यह समतल दर्पण है। ठीक है, और समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु है 3 सेंटीमीटर का रखा हुआ। समतल दर्पण के सामने कोई 3 सेंटीमीटर का वस्तु है, तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तु 3 सेंटीमीटर का है तो उसका प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर का ही बनेगा। जब वस्तु 3 सेंटीमीटर का है तो उसका प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर का बनेगा, क्योंकि अभी हम आपको बताए कि समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। जाहिर सी बात है कि जब वस्तु 3 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी 3 सेंटीमीटर का ही बनेगा। अब दूसरा चीज आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब से वस्तु, सॉरी, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी
समतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो जब समतल दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। प्रतिबिंब की दूरी भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो बस इसी चीज को हम लिखे हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना होगा। फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। तो दर्पण से वस्तु की दूरी, तो हमारा दर्पण यह वाला है, ठीक है, हमारा दर्पण तो यह वाला है, दर्पण है हमारा यह वाला, यह, और जो ये है ये क्या है, वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है, और ये क्या है भाई, प्रतिबिंब है। ये क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण हमारा यहाँ है, प्रतिबिंब हमारा यहाँ है, तो दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है, कह रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, तो वस्तु हमारा यहाँ पर है, प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर है, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ हो गया, फिर 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ हो गया, यानी कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा 10 10 20 सेंटीमीटर, वो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है इसमें 3 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, और जितना वस्तु की ऊंचाई होगा प्रतिबिंब का ऊंचाई भी उतना होगा, यानी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है प्रतिबिंब भी उतना बड़ा ही होता है। इतना तो आप लोग समझ गए, बेसिक चीज बहुत ही सिंपल है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर जो हम आपको बताए थे, ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताए थे ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो समतल दर्पण में बनता है। या फिर आपसे पूछ देगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए यहां पर फिर से कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 फीट का एक आदमी खड़ा है, तो बताइए, यानी एक समतल दर्पण के सामने, एक समतल दर्पण के सामने 5 फीट का आदमी खड़ा है, कितना दूरी पर खड़ा है, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, ध्यान रखिएगा। एक समतल दर्पण के सामने 5 फीट का आदमी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा। प्रतिबिंब का ऊंचाई, तो जाहिर सी बात है कि जितना फीट का आदमी होगा प्रतिबिंब का ऊंचाई भी उतना ही होगा। तो 5 फीट का आदमी है तो प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना होगा 5 फीट ही होगा, तो 5 फीट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि आदमी से प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा। आदमी से प्रतिबिंब का दूरी, तो आदमी अपना यहां पर खड़ा है, ठीक है, आदमी यहां पर खड़ा है और उसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, तो आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर होगा। तो 30 फीट यहाँ पर सेंटीमीटर, क्योंकि वहां पर सेंटीमीटर में है ना, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। आदमी से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण हमारा ये वाला है और प्रतिबिंब यहाँ है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हो जाए। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब समतल दर्पण में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा, वस्तु सीधा होगा उसका प्रतिबिंब भी सीधा होगा, और जितना दूरी पर वस्तु खड़ा होगा प्रतिबिंब में पीछे साइड उतना ही दूरी पर क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे पिछले क्लास में हम आपको बता रहे थे कि आप लोग दर्पण के सामने खड़ा होता है, आईने के सामने जब आप लोग खड़ा होते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जितना दूरी पर हम लोग दर्पण के आगे खड़ा होते हैं प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे लगता है कि उतना ही दूरी पर बना हुआ है। यानी इसी चीज को बोला जा रहा है, जितना दूरी पर वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताने वाले हैं, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी ऊंचाई की दर्पण की होनी चाहिए। अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को पूरा अपना फोटो देखना होता है दर्पण में, ठीक है, पूरा प्रतिबिंब अपना देखना होता है, तो क्या जितना लंबा आप है उतना बड़ा दर्पण रहता है? नहीं। अगर आपसे आधा भी है, जैसे मान लिया जाए कि आपका जो लंबाई है वो 5 फुट है, ठीक है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपका लंबाई कितना है 5 फुट, आपका लंबाई 5 फुट है, तो यदि 2.5 फीट का यदि आप लोग दर्पण लेते हैं,
यानी इससे आधा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि 5 फुट का आदमी है तो 2.5 फीट के दर्पण में अपना वह पूरा प्रतिबिंब देख सकता है, यानी कि पैर से लेकर के सर तक अपना पूरा प्रतिबिंब वह 2.5 फीट के दर्पण में देख सकता है। तो इसी चीज को लिखा गया है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए, यानी दर्पण की ऊंचाई आधी होनी चाहिए वस्तु के मुकाबले। अभी हम आपको बताएं कि यदि 5 फुट का आदमी है तो उसका जो मिरर होगा, यानी कि जो दर्पण होगा, वो कितना का होगा, कम से कम 2.5 फुट का। अगर 6 फुट का आदमी है तो उसका दर्पण का ऊंचाई 3 फुट होना चाहिए, तभी 6 फुट वाला आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, हम यहाँ पर उदाहरण भी दिए हैं कि एक 5 फुट का आदमी किसी समतल दर्पण के सामने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की लंबाई कम से कम 2.5 फुट का होना चाहिए। अगर 5 फुट का आदमी दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है और अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है एकदम नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो कम से कम उसका आधा यानी 2.5 फुट का दर्पण होना चाहिए। यानी 2.5 फुट का दर्पण रहेगा ना, तो आप लोग 5 फुट का है तो उसमें पूरा प्रतिबिंब अपना आराम से देख सकते हैं। तो इसी चीज को बोला जा रहा है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज यह वाला होता है जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है, VVI है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा चीज है कि भाई जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझिए। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने ही वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि v मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी दर्पण के सामने खड़ा हैं, ठीक है, दर्पण के सामने हम खड़ा हैं। मान लिया जाए कि हम दर्पण के सामने 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। दर्पण के सामने हम 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हमें दर्पण में लगेगा ना, जब हम लोग दर्पण में देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि हम लोग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, यानी दुगना वेग से चलना महसूस होता है, 2v वेग से। इसी को कह रहा है यदि कोई दर्पण के सामने v वेग से चल रहा है। जैसे मान लिया जाए कि कोई भी आदमी दर्पण के सामने 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। अगर दर्पण के सामने कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वह 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, यानी दुगना वेग से चल रहा है। देखिए एग्जाम्पल भी हम आपको दिए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, तो बताइए व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो 2v वेग से। यहां पर हम आपको बताया ना कि वस्तु के सापेक्ष 2v वेग से चलेगा, तो v का मान यदि 10 मीटर पर सेकंड है तो उसको लगेगा कि प्रतिबिंब का वेग कितना है, 2v, यानी v का मान कितना हमारा है, v का मान कहां पर गया, हाँ v का मान 10 मीटर पर सेकंड, तो 2 गुने 10 यानी 20 मीटर पर सेकंड। बस सिंपल सा चीज आप लोग ध्यान रखिए, दर्पण में हमें लगता है कि हम दुगने रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है। दर्पण में हमें लगता है कि हम दुगने रफ्तार से चल रहे हैं। अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे तो दर्पण में लगेगा 10 किलोमीटर। अगर हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे तो दर्पण में लगेगा 20 किलोमीटर, यानी कि दुगना रफ्तार हमें लगता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वह दुगना रफ्तार से चल रहा है। तो यह चीज कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का जो वेग होता है वह कितना होता है, तो 2v वेग होता है। या फिर इस तरह से पूछेगा कि एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है, तो बताइए उसके प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है तो उसके प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, तो दुगना होगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तो प्रतिबिंब का वेग कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे। और दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब ऐसा क्यों होता है आप लोग थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुगना वेग से चलना लगता है कि हम दुगना वेग से चल रहे हैं। जैसे देखिए यह एक समतल दर्पण है, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा ऐसा क्यों होता है, दुगना हमें क्यों दिखाई पड़ता है। यह क्या है, समतल दर्पण है। यहाँ पर मान लिया जाए कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर क्या है भाई, एक आदमी खड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और दर्पण की तरफ यह 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा है। दर्पण की तरफ यह आदमी 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा है, और जाहिर सी बात है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा।
तो जाहिर सी बात है कि जब यहां से यह चलेगा दर्पण की तरफ तो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन इसका दूरी तो डबल ना है। अगर यहां से यहां का दूरी 10 मीटर है और यहां से यहां का दूरी भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर, तो 20 मीटर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब यहां से यह दर्पण की तरफ 5 मीटर की तरफ से चल रहा है तो उसको तो यहां से लौटते हुए प्रतीत होगा, यानी कि डबल दूरी पर से लौटते हुए प्रतीत होगा। इसीलिए देखने में लगता है ना कि डबल वेग से आ रहा है। समझ गए अब आप लोग ऐसा क्यों होता है, 2v वेग से क्यों होता है? क्योंकि यहां से यहां का दूरी 10 मीटर, यहां से यहां का दूरी 10 मीटर, यानी दुगना जो दूरी होता है वो दुगना हो जाता है। और जब दूरी दुगना हो जाता है तो जब 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रहा है तो जब यहां से लौटेगा तो उसका प्रतिबिंब लगेगा कि दुगना वेग से, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल। ठीक है, बस इतना, कुछ नहीं आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना ही आप लोगों को ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण के सामने यदि हम लोग कितना भी वेग से चले तो जो हमारा प्रतिबिंब का वेग होगा वह सीधे दुगना हो जाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी वेग से हम लोग चलें, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, सीधे प्रतिबिंब का जो वेग होगा वह दुगना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग समझ गए हो। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में या पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान। अब चलिए हम आपको बताते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। वहां पर 3 तरह के हम आपको दर्पण बताए थे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। याद है ना, अभी हम लोग पिछले स्लाइड में ही पढ़े थे। यहाँ पर समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में तो हम आपको पूरा बता दिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, नाम से ही आपको लग रहा है, गोलीय मतलब गोल। गोलीय मतलब क्या लग रहा है, गोल लग रहा है। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। एक खोखले गोले का भाग होता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग एक खोखला गोला बना दिए, थोड़ा और अच्छे तरीके से, जैसे मान लिया जाए कि हम यह खोखला गोला बना दिए, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें 2 तरह का भाग होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बीच से मिटा देते हैं। ठीक है, खोखला गोला ही है लेकिन इसको हम क्या किए, बीच से मिटा दिए। इसको हम क्या किए, बीच से मिटा दिए। और एक का अंदर वाला भाग रंग देंगे और एक का बाहर वाला भाग रंग देंगे। देखिए, एक का अंदर वाला भाग रंग दिए और एक का क्या करेंगे कि यह बाहर वाला भाग रंग देंगे। एक का अंदर वाला भाग रंग देंगे और एक का बाहर वाला भाग रंग देंगे। एक बन गया हमारा उत्तल दर्पण और एक बन गया हमारा अवतल दर्पण। तो खोखले गोले का भाग है कि नहीं है, एक खोखले गोले का ही तो भाग है। तो इसी को कह रहा है कि एक ऐसा दर्पण जिसका जो प्रवर्तक सतह होता है एक खोखले गोले का भाग होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आज के बाद से यदि आपको कोई कहे कि दर्पण कितने तरह का होता है, 3 तरह का आपको बताना है, लेकिन यह नहीं बताना है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण 3 तरह का जरूर होता है, लेकिन कौन कौन होता है, तो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। और गोलीय दर्पण में आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए, अवतल और उत्तल का पहचान हम लोग कैसे करेंगे, अवतल और उत्तल का पहचान हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए। अवतल मतलब होता है धंसा हुआ, अवतल मतलब होता है धंसा हुआ और उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ। अगर आपको याद न रहे तो आप लोग यह वाला ट्रिक लगा लेना कि उत्तल में ऊ है और उभरा हुआ में भी ऊ है। तो उत्तल में भी ऊ है और उभरा हुआ में भी ऊ है, यानी उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, और उभरा हुआ कहने का मतलब उठा हुआ, उभरा हुआ कहने का मतलब उठा हुआ। तो देख लीजिए, उत्तल में भी है ऊ और उठा हुआ में भी क्या है, ऊ है। तो सिर्फ आप एक याद रखिए, उत्तल मतलब क्या होता है, उठा हुआ, यानी कि जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल है। जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। अब आप लोग खुद देख करके डिसाइड करिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए। जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो यह वाला दर्पण है यह 1 नंबर दर्पण है और यह वाला दर्पण है यह 2 नंबर दर्पण है। जल्दी से आप लोग बताइए, तो जो 1 नंबर दर्पण है यह कौन सा है, अवतल है कि उत्तल है? जो हमारा 1 नंबर दर्पण है यह अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से।
जो 1 नंबर दर्पण है यह अवतल है कि उत्तल है, तो आप लोग खुद देख लीजिए। कह रहा है कि जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसका प्रवर्तक सतह तो यह वाला ना है, पीछे की तरफ से तो अति किया हुआ है, मतलब रंगा हुआ है। तो देख लीजिए इसका इसका जो प्रवर्तक सतह है यह क्या है, उभरा हुआ है यानी उठा हुआ है। तो जब उठा हुआ है तो यह कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है, लग रहा है कि अंदर धंस गया है। तो जब धंसा हुआ है तो यह कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो। ठीक है, तो उत्तल और अवतल आप लोग समझ गए। उत्तल दर्पण का पहचान और अवतल दर्पण का पहचान आप लोग समझ गए। जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है उसको उत्तल दर्पण, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, यहां तक आप लोगों का क्लियर है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का दर्पण बताए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अब हम लोग बारी बारी से उत्तल दर्पण को देखेंगे और अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। चलिए, तो सबसे पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण, तो अभी हम आपको बताए वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई है। मोस्ट वीवीआई कहने का मतलब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि आपसे परीक्षा में इस तरीके से पूछेगा कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, याद रहेगा ना, अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण का दूसरा नाम है। ठीक है, अब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, सवाल उठेगा, सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। आपके मन में सवाल जरूर आएगा, तो इसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से अभी जस्ट आगे बताएंगे। ठीक है, तुरंत आगे हम बताएंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं और उत्तल को अपसारी क्यों कहते हैं, सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण के बारे में आप लोग समझ गए कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहे। उभरा हुआ कहने का मतलब अभी हम आपको बताए, उभरा हुआ कहने का मतलब होता है उठा हुआ, उठा हुआ। ठीक है, उभरा हुआ कहने का मतलब उठा हुआ। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम होता है अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। जो लड़के होते हैं अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, इसका बोल देते हैं इसमें और इसका बोल देते हैं इसमें, कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है और उत्तल का दूसरा नाम क्या है। अपसारी और अभिसारी में कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, आपको एकदम कंठस्थ रट जाना है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल एक बार में याद हो गया, परिभाषा भी याद हो गया। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे उसको अवतल दर्पण और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहे यानी उठा हुआ रहे उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहां तक में किसी तरह का कोई दिक्कत आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगा। दर्पण अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से आप लोग प्रकाश समझे, परावर्तन समझे, दर्पण भी आपको हल्का ही लग रहा होगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अवतल उत्तल तो खत्म हो गया। अब उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताते हैं, गोलीय दर्पण का महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होता है। गोलीय दर्पण का महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या होता है जिसका उपयोग आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा। यह जो 7 पॉइंट यहां पर लिखा गया है
इसका उपयोग आपको पूरे चैप्टर में मिलेगा और आपको पहचानने के लिए जरूर आना चाहिए कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस किसको बोलते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष क्या होता है और द्वारक क्या होता है। सब कुछ यदि आप लोग जानते हैं तभी आप लोग इस चैप्टर को भलीभांति समझ सकते हैं। तो यह जो 7 पॉइंट है इसको पहचानने के लिए अभी हम आपको बताएंगे। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन ध्रुव है, कौन वक्रता केंद्र है, कौन वक्रता त्रिज्या है, कौन फोकस है, कौन फोकस दूरी है, कौन प्रधान अक्ष है, कौन द्वारक है, सब कुछ पहचानने के लिए अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग पूरा ध्यान से समझिएगा, पूरा ध्यान से एकदम, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहला क्या है, वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वक्रता केंद्र के बारे में, सब कुछ बताएंगे। यहाँ पर भले पहला नंबर पर ध्रुव दिया गया है, लेकिन ध्रुव हम आपको कहाँ पर बताएंगे, ध्रुव हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, ध्रुव हम आपको आगे बताएंगे कि ध्रुव किसको बोलते हैं। चलिए आगे हम आपको ध्रुव बताएंगे। ठीक है, लेकिन ध्रुव के बारे में लगता है छूट गया है क्या, ध्रुव के बारे में पहले हम आपको बता देते हैं कि ध्रुव कहते हैं। चलिए यहीं पर बताते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सबसे पहला ध्रुव है। जैसे मान लिया जाए कोई भी एक हम दर्पण ले लिए, ठीक है, गोलीय का ही भाग होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम पूरा गोला बनाना चाहें, जैसे गोला बन गया, अब देखिए गोला में बीच में एक सेंटर होता है कि नहीं होता है, गोला में सेंटर होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग इस सेंटर को छोड़ देंगे और बाकी सारे को हम लोग मिटा देते हैं। बाकी क्या करते हैं, सभी को मिटा देते हैं, इधर से इसको हम लोग रजतित कर देते हैं, जिसको बोलते हैं रंग देते हैं। ठीक है, अब यह कौन सा दर्पण बन गया, धंसा हुआ है। तो धंसा हुआ है यानी कि अवतल दर्पण है। ठीक है, देखिए इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है यानी कि अवतल दर्पण है। यहाँ पर क्या था, हमारा खोखले गोले का सेंटर था, सेंटर था कि नहीं था। अब देखिए यहाँ पर जो दर्पण के बीच वाला भाग होता है ना, ध्यान रखिएगा, जो दर्पण का बीच वाला भाग होता है, सबसे बीचों बीच वाला भाग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसको हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, तो पी से सूचित करते हैं। ठीक है, ध्रुव को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, पी। और देखिए यहाँ पर जो बीच वाला भाग था, यह तो क्या था, सेंटर था, सेंटर था यानी कि सी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, जो वक्रता केंद्र है ना यहाँ पर, यहीं पर होता है वक्रता केंद्र। ध्रुव हो गया हमारा यह वाला, जो जो दर्पण का सबसे बीच वाला भाग होता है उसको ध्रुव बोलते हैं। उसके बाद सेंटर होता है। अब वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या ध्यान रखिएगा, जैसे एक प्रधान अक्ष होता है। सबसे पहले प्रधान अक्ष आप लोग समझ लीजिए, यह वाला जो अक्ष होता है ना, यह प्रधान अक्ष होता है। अभी हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। देखिए ध्रुव आ गया ना, यहाँ पर हम लोग खोज रहे थे तो नहीं मिल रहा था। देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम आपको बस समझा रहे हैं। उसके बाद फोकस क्या होता है, फोकस जैसे प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आया और जिस बिंदु से मिलता है ना, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसके बाद क्या है, फोकस दूरी क्या है, ध्रुव से लेकर के यहां तक का जो दूरी है, ध्यान रखिएगा, ध्रुव से लेकर के यहां तक का जो दूरी है, ठीक है, ध्रुव से फोकस तक जो दूरी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उसके अलावा इसके बारे में तो हम आपको बता दिए, यह क्या है, तो प्रधान अक्ष है। उसके बाद दर्पण की चौड़ाई, ध्यान से आप लोग देखिए, यहां से यहां तक दर्पण चौड़ा है कि नहीं है, यहां से लेकर के यहां तक दर्पण चौड़ा है कि नहीं है। तो दर्पण की चौड़ाई को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक। तो चलिए एक बार लिख देते हैं, जो हमारा पी वाला भाग है, यह क्या है, ध्रुव है। यह क्या है, ध्रुव है। यह वाला जो भाग है क्या है, फोकस है। यह वाला क्या है, फोकस है। यह वाला जो अपना भाग है, यह जो बिंदु है, यह क्या है, वक्रता केंद्र है। यह क्या है, वक्रता केंद्र है। यह वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, यह वाला लाइन, यह लाइन क्या है, प्रधान अक्ष है। यह क्या है, प्रधान अक्ष है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, प्रधान अक्ष है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, यहां से यहां तक का दूरी क्या होता है, फोकस दूरी कहलाता है। तो सब कुछ आप लोग यहां पर समझ गए। ठीक है, थोड़ा सा अभी आप लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आगे हम विस्तार में आगे बताएंगे। बस मोटा मोटी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं,
इसको हम लोग फोकस बोलते हैं, इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, और यहां से यहां तक का जो दूरी होता है इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। जैसे वृत्त में आप लोग जानते होंगे कि एक यहाँ पर सेंटर होता है, यहां से यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो बस यही चीज, तो बस जैसे यहाँ पर सेंटर था, यहाँ पर सेंटर था, और यहां से यहां तक का जो दूरी होता है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो इसमें यहां से यहां तक का जो दूरी होता है वह क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो यहां तक आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब चलिए बारी बारी से हम आपको बताते हैं कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, प्रधान अक्ष, द्वारक, सबके परिभाषा के साथ में हम आपको बताते हैं, परिभाषा के साथ में। यहां पर तो सिर्फ आपको हम समझाए कि कौन सा चीज कहां पर होता है, किसको क्या बोलते हैं, लेकिन परिभाषा के साथ में यहां पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला चीज आ गया, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। कह रहा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, जैसे मान लिया जाए कि यह खोखला गोला हम लोग ले लिए, इसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का बना होता है, यहां से यहां तक हम लोग मिटा दिए, सिर्फ हम लोग क्यों मिटाए, दर्पण बनाने के लिए मिटाए, ठीक है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र आप लोग समझ गए, यह वाला, क्योंकि यह जो यहाँ पर जो सर्कल बना हुआ था, जो गोला बना हुआ था, उसका यह सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। तो बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। तो इसका परिभाषा, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र बोलते हैं, और वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। सी से सूचित क्यों करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको सेंटर अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, और सेंटर चूंकि सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित कर देते हैं। अब समझ में आ गया कि वक्रता केंद्र को सी से हम लोग क्यों सूचित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसका नाम सेंटर होता है, चूंकि सेंटर सी से शुरू होता है इसलिए वक्रता केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिए, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। जैसे अभी यहां पर हम आपको दर्पण बना करके दिखाए, कह रहा है कि दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का मध्य बिंदु, जैसे मान लिया जाए कि यहां से यहां तक, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक दर्पण का चौड़ाई कितना हो जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग मानते हैं कि 10 मीटर है, ठीक है। यहां से यहां तक दर्पण का चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो 10 मीटर जब लंबा है तो इसका सबसे मध्य बिंदु कहां पर होगा, 5 मीटर पर होगा, यानी कि यहां पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि दर्पण यहां से यहां तक है, तो इसका बीच वाला भाग यानी कि यहां पर जो होगा वह क्या होगा, ध्रुव होगा। यहां पर क्या होगा, ध्रुव होगा। समझ में आ गया आप लोगों को कि ध्रुव क्या होता है। चलिए, दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है उसको समझ गए, दर्पण का जो ध्रुव होता है उसको समझ गए। अब उसके बाद देखिए, कह रहा है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए यहां पर क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा फिर से हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर शुरू में हम लोग क्या किए थे, एक खोखला गोला ले लिए थे। शुरू में हम क्या किए थे, सिंपल हम दर्पण ही बना लेते हैं, ठीक है। दर्पण बना लिए, बड़ा सा दर्पण बनाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके बीच में जो एक सेंटर हम लोग लिए थे इसका नाम क्या था, इसका नाम था वक्रता त्रिज्या। देख लीजिए, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। यहाँ पर हम लोग लिए थे तो यह क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, दर्पण का ध्रुव देखे थे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी कि मध्य बिंदु क्या है, इसमें यह कहीं यहाँ पर होगा मध्य बिंदु, इसको रेड कलर से हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पर होगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या हो गया भाई, मध्य बिंदु यहाँ पर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को ध्यान रखिएगा कि पी से सूचित किया जाता है, ध्रुव को पी से। और जो वक्रता केंद्र था उसको सी से सूचित कर रहे थे।
तो यह जो अपना सॉरी यहाँ पर यह जो अपना वक्रता केंद्र हो गया, तो हम लोग सी से सूचित करते हैं, और यह जो ध्रुव हो गया इसको हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, तो पी से सूचित करते हैं। दो चीज आप लोग समझ गए, वक्रता केंद्र को सी से और ध्रुव को पी से। ध्रुव कहां पर होता है, तो दर्पण के बीचों बीच में ध्रुव होता है। अब उसके बाद अगला आता है कि प्रधान अक्ष क्या होता है। प्रधान अक्ष, चलिए यहाँ पर, हाँ, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं। प्रधान अक्ष आप लोग समझिएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा। कहां कहां से होकर जाने वाली रेखा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली। वक्रता केंद्र हमारा यह वाला था, ध्रुव यह वाला है, यानी कि दोनों से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, तो दोनों से होकर जाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, तो वक्रता के एक रेखा आ रही है जो वक्रता केंद्र से होते हुए ध्रुव से होते हुए जा रही है, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो समझ गए, प्रधान अक्ष का यदि परिभाषा पूछ दे तो आप लोग क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तीन चीज आप लोग समझ गए यहाँ पर, गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, और इसे x और x डैश से सूचित किया जाता है। इसका नाम आप लोग x और x डैश रख सकते हैं, ठीक है, इसका नाम आप लोग x और x डैश रख सकते हैं, क्योंकि जो प्रधान अक्ष होता है उसे x और x डैश से ही सूचित किया जाता है। तो अभी तक आप लोग क्या क्या समझे हैं, तीन चीज समझे हैं, वक्रता केंद्र समझ गए, ध्रुव समझ गए, और प्रधान अक्ष समझ गए। तीन चीज आप लोग समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, ध्रुव समझ गए, और प्रधान अक्ष समझ। अब उसके बाद आपको देखना है दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को, जैसे मान लिया जाए कि यह कोई दर्पण है, इसका चौड़ाई कितना है, ठीक है, यह कोई दर्पण है, इसका चौड़ाई कितना है, जैसे मान लिया इसका चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसका द्वारक कितना है, इस दर्पण का द्वारक कितना है, 10 मीटर है। दर्पण की चौड़ाई को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण का द्वारक आप लोग समझ गए। उसके बाद आप लोगों को समझना है वक्रता त्रिज्या क्या होता है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से आप लोग समझिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को देख लीजिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। हम ब्लू कलर से करते हैं, यहां से यहां तक, तो क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या। नाम आपको याद रहेगा या फिर नाम लिखना पड़ेगा, चलिए छोड़िए, अभी नाम नहीं लिखते हैं, नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका परिभाषा आप लोग कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यहां तक तो आप लोग समझ गए थे। यहाँ पर गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, वक्रता क्या कहते हैं। चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए। चार चीज अभी आपको हम बता दिए, वक्रता केंद्र, ध्रुव, प्रधान अक्ष, दर्पण का द्वारक और वक्रता त्रिज्या। यहां तक आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण का, सॉरी यहाँ पर एक चीज बताना भूल गए, इसे आर से सूचित किया जाता है। जो वक्रता त्रिज्या है इसे आर से सूचित किया जाता है। जैसे मान लिया जाए यह यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना, इसे आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित हम लोग क्यों करते हैं, किसी को पता है क्या, आर से सूचित हम लोग क्यों करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक वृत्त हम लोग लेते हैं, मैथ में आप लोग वृत्त पढ़ते होंगे, बीच में सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो रेडियस को आर से, जैसे रेडियस लिखते हैं तो आर से ही लिखते हैं ना, तो रेडियस का स्पेलिंग आर से शुरू होता है, इसलिए जो वक्रता त्रिज्या होता है उसको हम लोग आर से सूचित, इसलिए जो वक्रता त्रिज्या होता है उसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो इसलिए आप लोग समझ गए यहाँ पर। अब उसके बाद क्या हम आपको बता रहे थे, गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहा जाता है। फोकस का दूसरा नाम है नाभ्यांतर, लेकिन आप लोग फोकस ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाभ्यांतर बहुत कम जगह पर देखने के लिए मिलता है, अधिकांश जगह पर आपको फोकस ही मिलेगा। तो फोकस आप लोग ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, समानांतर किसे कहते हैं, जैसे एक रेखा इधर से जा रहा है और जस्ट इसी के साथ एक रेखा और जा रहा है, इसी के साथ एक रेखा और जा रहा है। जैसे मान लिया जाए इस रेखा को हम लोग 1 नंबर बोलते हैं, इस रेखा को 2 नंबर बोलते हैं,
इस रेखा को 3 नंबर बोलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 1 नंबर रेखा है उसके ही समानांतर 2 और 3 है, या फिर बोल सकते हैं कि 2 नंबर के समानांतर 1 और 3 है, यानी तीनों जो है वह समानांतर रेखा है, समानांतर रेखा है तीनों। तो यही कह रहा है कि गोलीय दर्पण के समानांतर, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण, यानी प्रधान अक्ष हमारा यह वाला है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई किरण, ठीक है। जैसे जैसे परिभाषा में कह रहा है हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। परिभाषा में कह रहा है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि यह जो किरण आ रही है यह परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर से लौटेगा, यह दर्पण है, जाहिर सी बात है जब प्रकाश आ रहा है तो टकरा करके वापस आएगा, तो यह टकराने के बाद जिस बिंदु से होते हुए वापस आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ गया आपको फोकस किसे कहते हैं, सॉरी फोकस दूरी नहीं, सिर्फ फोकस बता रहे हैं, फोकस दूरी अलग चीज है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, फोकस को एफ से सूचित किया जाता है, इसलिए हमने यहां पर क्या दे दिया, एफ दे दिया। तो अभी तक आपको हम क्या क्या बताए, अभी तक हम आपको क्या क्या बताए, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा। तो अभी तक आप लोगों को क्या क्या हम बताए, सबसे पहला ध्रुव बताए, उसके बाद वक्रता केंद्र बताए, उसके बाद फोकस बता दिए, उसके बाद प्रधान अक्ष बता दिए, सब कुछ हम आपको बता दिए। अब चलिए उसके बाद क्या पढ़ना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, कहां से कहां की दूरी को, तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को। अब आप लोग खुद देख लीजिए, फोकस हमारा यहां पर है, ठीक है, फोकस हमारा कहां पर है, फोकस हमारा यहां पर है, ध्रुव हमारा यहां पर है। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी मतलब यहां से यहां तक का जो भाग है वो हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। समझ गए आप लोग, मतलब फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो मुख्य रूप से आप लोगों को यही पढ़ना है, ठीक है। इतना चीज अगर आप लोग समझ गए तो समझिए कि आप लोगों को दर्पण पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से बता दें क्या, रिपीट अगेन, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, फिर से एक बार बताना पड़ेगा क्या। चलिए हम एक बार फिर से आपको चित्र बना करके बताते हैं, ठीक है। जिनको भी नहीं समझ में आया है या फाइनल राउंड चल रहा है, फाइनल राउंड में आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। अब की बार जो बताएंगे या फाइनल होगा, इसमें आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। यह अपना कोई क्या हो गया, दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो अवतल दर्पण है सर, बिल्कुल सही जवाब, अवतल दर्पण है क्योंकि धंसा हुआ है, ठीक है। अवतल दर्पण अपना हो गया। यह खोखला गोला का भाग है, अगर हम गोल बनाते तो इस तरीके से गोला बनता कि नहीं बनता, गोला बन जाता अपना। बीच में एक सेंटर होता कि नहीं होता, बीच में एक जो सर्कल हमारा बनता, जैसे मान लिया जाए कि इधर से हम ऐसे कर देते तो एक सर्कल बन जाता कि नहीं बन जाता। देखिए एक सर्कल बन गया कि नहीं बन गया। तो सर्कल के बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है कि नहीं होता है, सर्कल के बीच में सेंटर होता है, सर्कल के बीच में क्या होता है, एक सेंटर होता है। तो हम लोग क्या किए कि इतना को हम लोग हटा दिए, क्या किए, इतना हम लोग बिल्कुल हटा दिए अच्छे तरह से, तो यहां पर यह सेंटर बन गया। अब बताइए इस सेंटर का नाम क्या है, सेंटर का नाम क्या है बाबू, वक्रता केंद्र है, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। सेंटर का नाम क्या है, वक्रता केंद्र है, जिसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। एक चीज और हम आपको बताए थे कि यह जो दर्पण है इसके जो बीचों बीच वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, तो पी से सूचित करते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव आप लोग समझ गए, वक्रता केंद्र और ध्रुव आप लोग समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। वक्रता केंद्र अपना यहां पर हो गया और ध्रुव अपना वहां पर हो गया, इतना आप लोग समझ गए। अच्छा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते थे, प्रधान अक्ष कहते थे। बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा,
है, बिल्कुल सीधा होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष कहलाता है। ठीक है, प्रधान अक्ष। आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, यह वक्रता केंद्र है, यह क्या है? ध्रुव है। दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गया? वक्रता केंद्र समझ गए, ध्रुव समझ गए, प्रधान अक्ष समझ गए, और फाइनली वक्रता त्रिज्या समझ गए। चलिए, अब यदि आप लोग इतना समझ चुके हैं तो आगे हम आपको बताते हैं। यह क्या हो गया भाई? अपना वक्रता त्रिज्या हो गया। चलिए, उसके बाद हम आपको बताए थे कि प्रधान अक्ष के आती हुई समानांतर किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। समझ गए? प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, यहां पर मिल रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो फोकस आप लोग समझ गए। अच्छा, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव, ध्यान से आप लोग समझिए, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहने का मतलब आप लोग समझ गए। फोकस दूरी में कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलिए, अब यदि आप लोग इतना समझ गए हैं तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। प्रधान अक्ष को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? तो एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं। ठीक है। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे दर्पण का चौड़ाई यहां से यहां तक हो गया कि नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया? यहां तक में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा इसको समझने में। ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, बस। और यह जो लंबा वाला लाइन हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। इतना ही आपको समझना है दर्पण में। यदि आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो समझिए कि आप लोग दर्पण का बेसिक पूरा पॉइंट आप लोग समझ गए हैं। ठीक है। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं। क्या यहां तक तो पूरा बता ही दिए थे। यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अभी हम आपको आगे बताए थे अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, बताइए तो। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। दोनों आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण होता है, याद रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जितने सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सब के सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह चिन्ह में कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। यानी कि फोकस दूरी का मान यदि 8 दिया हुआ रहे तो आपको -8 लेकर के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा? -8 लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का धनात्मक और अवतल दर्पण का ऋणात्मक। आप लोग समझ गए बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए, उत्तल दर्पण का धनात्मक और अवतल दर्पण का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहां से किया जाता है? गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहां से किया जाता है? तो ध्रुव से किया जाता है। ध्रुव से। अगर यह ध्रुव हो गया, ध्यान रखिएगा, अगर यह ध्रुव हो गया, ध्रुव के अगर इस साइड रहे, जैसे मान लिया जाए कि यहां पर सी होता है, यहां पर अगर एफ रहे, और एक क्या होता है कि इधर भी एफ होता है, तो अगर इस साइड में एफ रहे, अगर इस साइड में एफ रहे तो इसको पॉजिटिव लेना है, अगर इस साइड में एफ रहे तो इसको निगेटिव लेना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि इस साइड किस में रहेगा? तो इस साइड रहेगा उत्तल दर्पण में, इस साइड किस में रहेगा? अवतल दर्पण में रहेगा। यहां पर एक ही दर्पण बना करके हम आपको समझा दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है। यानी अवतल दर्पण में फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है, यानी कि प्लस में होता है।
ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक मतलब आप लोग समझते हैं ना। और गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहां से होता है? ध्रुव से। अगर ध्रुव के इस साइड, यानी कि अगर हम लोग इस साइड खड़े होते हैं, ध्रुव के अगर राइट साइड में देखें तो ध्रुव का राइट साइड धनात्मक, ध्रुव का लेफ्ट साइड ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु का दूरी चिन्ह कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वस्तु की दूरी, यानी अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण में अगर कोई वैल्यू हम लोग रख रहे हैं जिसमें वस्तु की दूरी अगर निकालना है तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते रहता है। और एक महत्वपूर्ण चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है? तो आधा का संबंध होता है, यानी एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2। एफ हम लोग किसको बोलते थे बताइए तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके। एफ हम लोग किसको बोलते थे? तो फोकस दूरी को बोलते थे। एफ हम लोग किसको बोलते थे? फोकस दूरी को बोलते थे। ठीक है, एफ मतलब फोकस दूरी, आर मतलब क्या होता है? वक्रता, वक्रता, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है, यानी f बराबर r/2 कहने का मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आधी आप लोग 1/2 लिखते हैं, मतलब क्या हो गया? आधा हो गया। आप लोग 4/2 लिखते हैं, यानी 4 का आधा हो गया। यानी कि यहाँ पर क्या है? r/2 है, r/2 है, यानी r का आधा हो गया। r क्या है? वक्रता त्रिज्या है, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? तो फोकस दूरी होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। f बराबर r/2, यह जो फॉर्मूला है अपने आप में बहुत ही ज्यादा लाजवाब फॉर्मूला है। f बराबर r/2 और परीक्षा में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि f बराबर r/2 कैसे होता है, f बराबर r/2 ही क्यों होता है, आगे हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा परीक्षा में इस फॉर्मूला पर? क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, एक गोलीय दर्पण जिसकी त्रिज्या कितना है? 40 सेंटीमीटर है, तो बताएं उसका फोकस दूरी कितना होगा? अगर त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि r बराबर हमारा कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी, यानी कि f बराबर आपसे पूछ रहा है। आपको फॉर्मूला पहले से पता है कि f बराबर r/2 होता है, फॉर्मूला आपको पहले से पता है, तो बस इस पर आपको वैल्यू रख देना है। f का मान हमको निकालना है, r का मान हमको दिया हुआ है 40, 40 कर देंगे बटा 2 कर देंगे। अब इसको काट छाट देंगे तो 40 बटा 2 कितना होता है? 20 होता है। यानी f बराबर हमारा कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया। f बराबर 20 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए, अभी हम आपको बताए फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या था 40 सेंटीमीटर, इसका आधा कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया? 20 सेंटीमीटर ही आएगा। अगर आप लोग यहाँ पर 60 रखिएगा कि मान लिया जाए वक्रता त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा? 60 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी हमेशा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर आप लोग समझ गए, हमेशा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो f बराबर r/2 आपको याद रहेगा ना? f बराबर r/2, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और यह वाला जो फॉर्मूला है यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित आपके परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, हम आपको बार बार बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आ गया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण ही क्यों बोला जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं? सवाल आ गया। हम आपको बताए थे कि आगे हम आपको बताएंगे, तो आ गया कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए, यह दर्पण हो गया अवतल दर्पण। क्या अवतल दर्पण हुआ कि नहीं हुआ? अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब इसका प्रधान अक्ष यह वाला हो गया, ध्रुव P हो गया। ठीक है, इधर कहीं वक्रता केंद्र C हम ले लेते हैं। देखिए,
अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है। यानी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, परावर्तन के बाद यहां से होकर जाएगी, कहां से, तो फोकस से होकर के जाती है। यहां से भी एक प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन के बाद यहां से होकर के जा रही है, यानी कि एक ही बिंदु पर आकर के जमा हो जा रहा है। कहां पर आकर के जमा हो जा रहा है, तो एक बिंदु पर आकर के। तो इसी चीज को बोल रहा है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, और एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसका सीधा उल्टा हो जाएगा उत्तल दर्पण। का सीधा उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। देखिए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मान लिया जाए कि यह उत्तल दर्पण है, ठीक है, यह उत्तल दर्पण अपना हो गया, यह प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसके प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद इधर मुड़ जाएगा। एक किरण अगर यहां से आएगा तो परावर्तन के बाद इधर मुड़ जाएगा। अब इसको आप लोग डॉट डॉट से पीछे मिला दीजिए, यहां पर आकर के मिला कि नहीं मिला, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा फोकस हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। यहां पर हमारा वक्रता ध्रुव हो गया, पी हो गया। अब देखिए आप लोग, उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। देखिए, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है और फैल जा रहा है। बताइए, यह वाला जो किरण है, यह वाला किरण कभी एक दूसरा में मिलेगा जी? यह वाला किरण और यह वाला किरण कभी मिलेगा? ये तो इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, तो जैसे जैसे आगे जाएगा फैलते न जाएगा। जैसे देखिए, यह वाला किरण ऐसे जा रहा है तो ये फैलते चल जाएगा, ये वाला किरण नीचे जा रहा है, किरण ऊपर जा रहा है, तो कभी नहीं मिलेगा। उसमें क्या हो रहा था कि मिल रहा था। देखिए, इसमें क्या हो रहा था कि परावर्तन के बाद एक बिंदु पर यहां पर आकर के मिल रहा था, लेकिन इसमें मिल नहीं रहा है बल्कि फैलते जा रहा है। तो जब फैल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक दर्पण पर मिल जाता है, इसलिए अभिसारी। इसमें क्या होता है कि फैलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए अपसारी। समझ में आ गया कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है या फिर एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं? तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फैलती हुई, एक बिंदु से फैलती हुई, जैसे यहां पर एक बिंदु है, ठीक है, यहां पर एक बिंदु है, तो यहां से ना फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए, तो यहां से ना फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और अभी हम आपको बताए थे कि दर्पण के पीछे में जो फोकस दूरी होता है, यह क्या होता है, हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस में होता है, ठीक है। और इधर फोकस दूरी रहेगा अवतल दर्पण में, तो क्या हो जाएगा, वो धनात्मक होता है, यानी कि प्लस में होता है। तो अब आप लोग समझ गए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर परीक्षा में पूछ दे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। एक बिंदु पर इसमें मिलता है तो अभिसारी, एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है तो अपसारी। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर आपका क्लास जो है आज का खत्म हो जाएगा। आज के इस क्लास में यहाँ पर क्या करते हैं, द एंड करते हैं। अगला क्लास जो है आपका वह चौथा क्लास होगा, फोर्थ क्लास, जिसमें हम आपको गोलीय दर्पण के बारे में कुछ किरण आरेख बताएंगे। किरण आरेख इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। किरण आरेख कहने का मतलब क्या होता है कि वस्तु को हम लोग कहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। इस तरीके से जो चीज किया जाता है ना, उसी को किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, किरण आरेख अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज का जो यह क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का इस क्लास को हम यहीं पे द एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। और इस क्लास में हम जो कुछ भी आपको बताए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? एकदम कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए।
कमेंट बॉक्स को एकदम भर दीजिए कि हाँ सर हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया, क्योंकि आज का जो यह वाला क्लास था, समझिए कि इस क्लास को यदि आप लोग समझ गए तो पूरा चैप्टर समझ जाइएगा। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, 2 बार आप लोग वीडियो को देख लीजिए, लेकिन आपको समझना ही समझना है, हर हाल में समझना है। ठीक है, तो उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना? चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जिनको थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो इस क्लास को एक बार और आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब आपका क्लास खत्म हो गया है। तो आप लोगों को अब क्या काम बच गया है, फटाफट से आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है। और जो नए स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब रेड वाले बटन पर क्लिक करके, नीचे देखिए ना रेड वाला बटन होगा एक, जहां पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे रेड वाला बटन जो है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। रेड वाला बटन को दबा करके आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है, जैसे ही आप लोग रेड वाले बटन पे क्लिक करिएगा आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेगा, जिसमें ऑल वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि ऑल वीडियो का या फिर ऑल क्लास का नोटिफिकेशन हमको चाहिए। तो ऑल पर यदि आप लोग क्लिक करते हैं तो पूरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहेगा। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि पूरा नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो फाइनली आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो होगा, चौथा क्लास, उसमें हम आपको किरण आरेख के बारे में बताएंगे। किरण आरेख समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो अगला क्लास भी आप लोग जरूर अटेंड कर लीजिएगा, तभी आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 3 क्लास हो गया है, इस चैप्टर में 4 क्लास और होगा, यानी टोटल 7 क्लास में आपका यह जो चैप्टर है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टोटल 7 क्लास में। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए ताकि अगले टॉपर आप ही बन जाए। तो चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।